हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉप 30 एमसीक्यूज। हम टॉप 30 एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ताकि आपकी जो एग्जाम की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉप 30 एमसीक्यूज। एवर स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेटजीज दी गई हैं लिस्ट वन में, और लिस्ट टू में उनका डिस्क्रिप्शन मेंशन है। हमें इनको मैच करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो स्ट्रेटजीज में हमारे पास मेंशन है स्कीमिंग स्ट्रेटजी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अगर हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिया गया है प्राइसिंग हाई इनिशियली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फ्रॉम द अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स की हेल्प से अगर कंपनी मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट को इनिशियली हाई प्राइस चार्ज करके, इसको हम स्कीमिंग बोलते हैं। अगर कंपनी इनिशियली लो प्राइस सेट कर रही है टू गेन द मार्केट शेयर, इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोला जाता है। अगर पीक डिमांड के टाइम में, जब डिमांड पीक कर रही है उस टाइम पर हाई प्राइसेस चार्ज करे जा रहे हैं, इसको पीक लोड प्राइसिंग बोला जाता है। और अगर कस्टमर की जो परसीव्ड वैल्यू है, यानी कि कस्टमर क्या परसीव कर रहा है कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जब हम प्राइसिंग करते हैं तो इसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है उसे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन, जिसमें दिया गया है ए बी सी डी एंड ई। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे ही बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारे वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं उसको शेप करते हैं। सोशल फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं फैमिली एंड पीयर ग्रुप। इसके अलावा पर्सनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एज और लाइफस्टाइल आता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारी इनकम, हमारी परचेजिंग पावर। इसके अलावा जो मोटिवेशन, परसेप्शन और एटीट्यूड है, ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। Next question is the process of dividing the market into distinct groups of buyers with different needs and characteristics is called। So जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं based on the ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी डिफरेंट नीड्स हैं और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब उनके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर देते हैं, हमारे मार्केट को ओवरऑल डिवाइड हम कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सिगमेंटेशन, मार्केट पोजिशनिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, विच इज मार्केट सिगमेंटेशन। मार्केट सिगमेंटेशन में होता क्या है? इट बेसिकली इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीड, राइट। सो ऐसे बायर्स जिनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम जनरेशंस की ही बात करें, तो जो मिलेनियल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, या फिर हम जनरेशन जेड की अगर हम बात करते हैं, राइट, या फिर आप बात करते हैं जनरे बेबी बूमर्स की आप बात करते हैं, सो डिफरेंट जनरेशंस की जो नीड्स हैं वो अलग अलग हैं, राइट। यानी कि उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। किसी को लाउड म्यूजिक पसंद होगा, किसी को स्लो म्यूजिक पसंद होगा, राइट। सो बेस्ड ऑन द नीड्स, बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं तो इसे बेसिकली बोला जाता है मार्केट सिगमेंटेशन। और ये क्यों कंपनीज करती हैं? ताकि जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स वो बना सकें, राइट, ताकि जो भी उनके कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स हैं उन्हें वो अच्छे से फुलफिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट का एग्जांपल हमें बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। होलसेलर एंड रिटेलर डिसएग्री ओवर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को लेकर के डिसएग्री कर जाते हैं। सेकंड में है टू रिटेलर्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस।
Third is a manufacturer bypassing a wholesaler to sell directly to consumers. And four is a retailer selling a product at a price lower than the manufacturer recommends. तो ये कौन सा चैनल कन्फ्लिक्ट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट का हमें यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब दो रिटेलर्स डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट का, उसकी वजह से उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेम लेवल के ऊपर ये हो रहा है। राइट, देखो दो रिटेलर्स हैं, राइट, तो जो रिटेलर हैं वो सेम ही लेवल के ऊपर हैं, तो सेम ही लेवल के ऊपर जब है इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में कन्फ्लिक्ट है, सो होलसेलर है उसके बाद रिटेलर आता है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट। राइट, हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट वो होता है जब सेम लेवल के ऊपर ही दो चैनल मेंबर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। अगर दो होलसेलर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है तो उसे भी हम हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट ही बोलेंगे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ हमारे हमसे पूछा जा रहा है कि जो कंज्यूमर की डिसीजन लेने की जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स वो फॉलो करता है, उसे आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट परचेज बिहेवियर, इंफॉर्मेशन सर्च, नीड रिकॉग्निशन, परचेज डिसीजन एंड इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर सबसे पहले करेगा उसकी नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरी नीड क्या है। राइट, सबसे पहले वो नीड रिकॉग्नाइज करेगा। राइट, लेट्स सपोज एक कंज्यूमर है, उसको जो है वो एक अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए, तो ये सबसे पहले क्या है, एक नीड उसकी रिकॉग्नाइज हो रही है कि दैट अ पर्टिकुलर पर्सन नीड्स अ मोबाइल फोन विद ए गुड कैमरा। राइट, तो सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन होगी, फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। वो सर्च करेगा कि कितने टाइप्स के मोबाइल जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। राइट, किस तरह के कैमराज उनके हैं। राइट, तो एक इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा रिगार्डिंग मोबाइल, वो वहां पर अल्टर जो फीचर्स होंगे मोबाइल्स के, उनको लेकर के वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में सर्च करने जाएगा। जब इन्फॉर्मेशन वो सर्च कर लेगा, तो जब इन्फॉर्मेशन वो सर्च करेगा तो उसको वहां पर बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट आएगा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। राइट, तो वहां पर वो देखा कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स की कंपनीज अवेलेबल हैं जिनमें से वो किसी को चूज कर सकता है। तो बेस्ड ऑन हिज और हर नीड वो इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को। जब वो अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे उसके बाद उनका परचेज डिसीजन आएगा। राइट, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो परचेज कर लेंगे या फिर वो परचेज को डिक्लाइन कर लेंगे। अगर वो परचेज कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। राइट, तो ये हमारी सीक्वेंस रहती है बाइंग डिसीजन की एक कंज्यूमर की, CBEDA। ये हमारा आंसर होगा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास लिस्ट 1 में यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में हमारे पास उनके एग्जांपल्स हैं। सो हमारे पास दिया गया है कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसाउट गुड्स। तो इनको हमें यहाँ पर मैच करना है। सो कन्वीनियंस गुड्स हमारी कौन सी होती हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पैकेज स्नैक्स हो गए, इनको हम कन्वीनियंस गुड्स जो है वो बोल सकते हैं। राइट, शॉपिंग गुड्स जिसमें हमारा थोड़ा सा एफर्ट लगता है इन गुड्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि वहां पर मनी वैल्यू थोड़ी हाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेस अगर आपको खरीदने हैं तो वो शॉपिंग गुड्स होते हैं, फ्रिक्वेंटली हम इनको बाई नहीं करते हैं। राइट, इसके अलावा स्पेशलिटी गुड्स जो लग्जरी गुड्स होती हैं, जैसे कि ब्रांडेड ज्वेलरी, और अनसाउट गुड्स जिनको कंज्यूमर लेना नहीं चाहता है। राइट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये हमारा यहाँ पर राइट मैच हो जाएगा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ए के साथ 2, बी के साथ 4, सी के साथ 3 एंड डी के साथ 1। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। सो प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली हमारे एलिमेंट्स जो है 5 एलिमेंट्स होते हैं। राइट, पहला हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट। राइट, इसके अलावा इसमें हमारी आती है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के अलावा भी है पब्लिक रिलेशंस। फोर्थ एलिमेंट हमारा इसमें रहता है सेल्स प्रमोशन। और लास्ट हमारा फिफ्थ एलिमेंट इसमें आता है पर्सनल सेलिंग। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो एक्स्ट्रा मेंशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
Next question is, a company launches a premium product and advertises it as exclusive and only for the elite class. Which of the following segmentation basis is the company using? तो यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास दिया गया है कि एक कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है और उसको एडवर्टाइज करती है इस तरह से कि एक्सक्लूसिव है, ओनली फॉर द इलीट क्लास। जो इलीट क्लास है उसके लिए ही ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया है। तो कौन सी सिगमेंटेशन जो कंपनी है वो यहाँ पर फॉलो कर रही है? एग्जाम यहाँ पर ऑप्शंस है हमारे पास, डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन, देन इज बिहेवियरल सिगमेंटेशन, जियोग्राफिक सिगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन। क्योंकि साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर लाइफस्टाइल, सोशल क्लास और पर्सनैलिटी ट्रेट। सो अगर हम एडवर्टाइज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को कि वो एक्सक्लूसिवली है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर क्लास के लिए, तो वहां पर हम सोशल क्लास को दर्शा रहे हैं, या फिर इसको आप लाइफस्टाइल के साथ भी जोड़ सकते हो, राइट। जैसे कि एलीट क्लास की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक क्लास हो गई है, राइट। या फिर इसको आप लाइफस्टाइल के साथ भी जोड़ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लोगों का जिस तरह का लाइफस्टाइल है उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिवली हमने ये प्रोडक्ट जो है वो बनाया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस मार्केटिंग? तो सर्विस मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, पर्शेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो देखिए अगर हम स्पेसिफिकली सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज की यहाँ पर चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, पर्शेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इंटेंजिबिलिटी की बात करें, सो इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विसेज जो है उन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं बिफोर कंजम्पशन। इसके अलावा इनसेपरेबिलिटी की बात करें तो जो सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली होती हैं। पर्शेबिलिटी की बात करें तो पर्शेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सर्विसेज हैं उन्हें आप स्टोर कर नहीं रख सकते फॉर लेटर यूज। इसके अलावा जो वेरिएबिलिटी है उसका मतलब होता है कि एक कंज्यूमर को आपने जो सर्विस डिलीवर करी, सेम स्टैंडर्डाइजेशन के साथ आप दूसरे कस्टमर को जो सर्विस है वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हमें सर्विसेज में देखने को मिलता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में जो भी हमारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करे जाते हैं उन्हें हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, कलेक्टिंग डेटा, then we have defining the problem, analyzing data, designing the research plan and presenting the finding। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मार्केटिंग रिसर्च में क्या आता है, हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना होता है। जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हमें हमारा रिसर्च प्लान जो है वो डिजाइन करना पड़ता है कि हमारा ओवरऑल जो रिसर्च प्लान है बेसिकली वो क्या होगा। रिसर्च प्लान बनाने के बाद हम जो डेटा है उसको बेसिकली कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर हमने रिसर्च प्लान को डिजाइन किया, फिर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने के लिए, और जो भी मीनिंगफुल इंसाइट्स आएंगी उसको फिर हम प्रेजेंट कर देंगे। लास्ट स्टेप हमारा आ जाएगा प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स। तो ये दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। लिस्ट 1 में हमें यहाँ पर प्राइसिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं और दूसरी तरफ लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज में हमारे पास है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। लिस्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेंशन्ड है, दिया गया है प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसीव्ड कस्टमर वैल्यू। जब परसीव्ड कस्टमर वैल्यू के बेस पे हम प्राइसिंग करते हैं तो इसको बेसिकली बोला जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, राइट। सेकंड हमारे पास आता है एडिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज टू कॉस्ट। जब हम ये निकालते हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 100 आई है, तो अब हम लेट्स मान के चलते हैं कि 20% प्रॉफिट हमें होना चाहिए, तो हम 120 रुपये जो कॉस्ट है वो रख देते हैं। ये मेथड हमारा होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, राइट। हमने एक
फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर दी। नेक्स्ट है एडजस्टिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड। जब डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस को एडजस्ट किया जाता है, सो दिस प्राइसिंग बेसिकली नोन एज डायनामिक प्राइसिंग, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेंजेंसी प्लानिंग को लेकर के हम चलते हैं, बेस्ड ऑन सिचुएशंस, बेस्ड ऑन द डिमांड हम यहाँ पर प्राइसिंग को करने की कोशिश करते हैं। और फोर्थ में यहाँ पर दिया गया है सेटिंग प्राइसेस टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन, तो ये होती है हमारी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is which of the following is not a part of segmentation targeting positioning process। तो STP जो हमारी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं segmentation targeting and positioning, उस प्रोसेस का पार्ट कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर मेंशन है आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट्स, then we have selecting the right segment target, third is developing a product prototype, and fourth is positioning the product in the chosen market। So जब भी हम segmentation targeting positioning करते हैं तो उसमें जो भी हमारे ओवरऑल मार्केट हमारा होता है उसको डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, राइट। इसके अलावा कौन सा राइट सेगमेंट होगा जिसे हम टारगेट करेंगे वो भी आता है। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में एक फेवरेबल इमेज भी हमें प्रोडक्ट की बनानी होती है, तो पोजिशनिंग भी हम करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप है वो एसटीपी प्रोसेस में डेवलप नहीं किया जाता है। ये कहाँ डेवलप हम करते हैं, ये हम डेवलप करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 हमें यहाँ पर दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, ड्यूअल चैनल एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस बेसिकली नोन एज इनडायरेक्ट चैनल, राइट। यहाँ पर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद रिटेलर के पास जो है वो सामान जा रहा है, फिर कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट चैनल। देन मैन्युफैक्चर डायरेक्टली टू कंज्यूमर, दिस इज नोन एज डायरेक्ट चैनल, राइट। देन कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं कि डायरेक्ट चैनल का भी हम यूज करेंगे, जो कंपनी है वो डायरेक्टली भी कस्टमर तक पहुंच रही है, राइट। इसके अलावा जो कंपनी है वो बीच में होलसेलर और रिटेलर को भी यूज कर रही है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो ये हमारा इनडायरेक्ट चैनल हो गया। सो दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे ड्यूअल चैनल। और जब हम लिमिटेड इंटरमीडियरीज को ही यूज करते हैं हाई एंड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is which type of buying behavior involves low consumer involvement but significant brand differences। तो कौन सा बाइंग बिहेवियर होता है जिसमें जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट है वो लो होती है, लेकिन जो ब्रांड्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, सेकंड इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, third is habitual buying behavior, and fourth is variety seeking buying behavior, राइट। सो इस पर्टिकुलर कंज्यूमर बिहेवियर को हम बोलते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर वो होता है जहां पर कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लो होती है, क्योंकि जो परचेज है उसकी मनी वैल्यू काफी कम होती है, लेकिन जो ब्रांड्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए हम बात करें जिसकी डिफरेंट स्नैक्स की ब्रांड्स को अगर कोई ट्राई करता है तो ये हमारा वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर जो है वो होगा। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी हमें कंज्यूमर का जो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। सो बीएमएस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है दे कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एक्टिंग ऑटोनॉमसली। सेकंड इज अ डोमिनेंट चैनल मेंबर कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज विदाउट ओनरशिप और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स। Third is the focus on horizontal collaboration between firms at the same channel level. And fourth is they represent loosely tied systems where no formal agreement exists. So अगर हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो उससे रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में, राइट। कि जो डोमिनेंट चैनल मेंबर है वो एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है विदाउट एनी ओनरशिप और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। और ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एडमिनिस्ट्रेड बीएमएस का। जो हमारा बीएमएस है ये 3 तरह का हो सकता है, ये कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेड भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ब्रांड पोजिशनिंग अकॉर्डिंग टू राइस एंड ट्राउट। सो राइस एंड ट्राउट के अकॉर्डिंग अगर हमें सक्सेसफुल ब्रांड पोजिशनिंग करनी है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंसिस्टेंसी। राइट, सो देखिए यहाँ पर राइस और ट्राउट ने जो नेसेसरी सक्सेसफुल ब्रांड पोजिशनिंग के एलिमेंट बताए वो है क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं आएगा, सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। सो उन्होंने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी ब्रांड पोजीशनिंग में, तो सबसे पहले उन्होंने क्लैरिटी की बात करी कि जो पोजीशनिंग आइडिया मस्ट बी क्लियर एंड आइडेंटिफाइएबल। इसके अलावा दे टॉक्ड अबाउट क्रेडिबिलिटी कि जो ब्रांड का प्रॉमिस है वो मस्ट बी बिलीवेबल, यानी कि विश्वास उसमें होना चाहिए कंज्यूमर को कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने कंसिस्टेंसी की बात करी, राइट, कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजीशनिंग कैन कंफ्यूज कस्टमर, कि हमें जो हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने हैं, एक कंसिस्टेंसी हमारे मैसेज में होनी चाहिए। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारी इफेक्टिव पोजिशनिंग क्राइटेरिया का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सीआरएम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है सीआरएम फोकसेस प्राइमरीली ऑन प्रोडक्ट्स rather than customers. Second is CRM aims to streamline processes and build long-term customer relationships. Third is CRM eliminates the need for changes in company processes and systems. And D is CRM is limited to internet based customer interaction. So देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये फोकस करता है ऑन मैनेजिंग द कस्टमर इंटरेक्शंस, राइट। जो भी हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं जहां पर कंज्यूमर की इंटरेक्शन हो रही है कंपनी के साथ में, उनको मैनेज करता है ताकि जो रिलेशनशिप है उसे हम बिल्ड कर सकें और हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो सारी स्ट्रीमलाइंड हो। तो एक कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटजी हमारी होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बिल्ड करने के ऊपर हमारा यहाँ पर फोकस होता है बाय अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर इंटरेक्शंस, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग। सो एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग को कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शन है हमारे पास रिटेलिंग फोकस्ड ऑन लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग। Second is a strategy to create memorable, impressive shopping environments. Third is retailing involving multiple distribution channels. And fourth is a system where manufacturers ओन रिटेल आउटलेट्स। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग है वहां पर हमारा फोकस होता है कि जो कंज्यूमर है उसको एक यूनिक एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करें ताकि उसकी जो एंगेजमेंट है हमारी ब्रांड के साथ वो हाई हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स इंटरेक्टिव स्टोर्स और थीम्ड रिटेल एनवायरमेंट that go beyond traditional shopping, right। सो हम थीम्ड कर देते हैं अपने रिटेल के एनवायरनमेंट को या फिर इंटरेक्टिव स्टोर्स बना देते हैं कि जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है वो रिच हो, राइट। सो राइट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is according to Kotler, which characteristic of services involves the customer directly in the service process। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोटलर के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सर्विस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देती है। ऑप्शन है यहाँ पर इंटेंजिबिलिटी, पर्शिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी या फिर वेरिएबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सर्विस है और सर्विस प्रोवाइडर है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रोवाइडर है और जो सर्विस है उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इन द सर्विस प्रोसेस बिकॉज ऑफ द इंसेपरेबिलिटी। सो राइट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशंस। हमारी 3 टाइप्स की जो ब्रांड एक्सटेंशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं हॉरिजॉन्टल, लाइन एंड कैटेगरी एक्सटेंशंस। सेकंड इज वर्टिकल, डिफरेंशिएटेड एंड जनरल एक्सटेंशंस। Third is market based, product based and service based extensions. And fourth is functional, aesthetic and market extensions, right। so अगर हम brand extensions की बात करें so brand extension हमारी यहाँ पर 3 टाइप की होती है, line extension, category extension and horizontal extension। so line extension का मतलब होता है जैसे कि
न्यू वेरिएंट्स जो है वो सेमी प्रोडक्ट्स में ऐड कर देना डिफरेंट फ्लेवर्स के। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो जैसे डेयरी मिल्क है, तो डेयरी मिल्क के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो हमारी लाइन एक्सटेंशन का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा कैटेगरी एक्सटेंशन में जहाँ पर आप एक्सपैंड करते हो इनटू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज, जिसके फॉर एग्जांपल पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके बाद वो फूड प्रोडक्ट्स में भी आए हैं, राइट। जो पल्सेस राइस वगैरह हैं वो भी पतंजलि के आए। तो इस तरह से इसको हम ये हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा, इट विल बी कैटेगरी एक्सटेंशन, जहाँ पर नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो कंपनी है वो ब्रांड एक्सटेंशन कर रही है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में जहाँ पर एंटायरली न्यू मार्केट सेगमेंट में आप चले जाते हो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर हम लें तो आईटीसी है, सो आईटीसी स्टेशनरी भी बनाती है, आईटीसी के जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं, इसके अलावा आईटीसी के होटल्स भी हैं। सो दिस इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ वन टू वन मार्केटिंग। तो वन टू वन मार्केटिंग का क्या मेन गोल होता है? हमारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट्स बाय टारगेटिंग ब्रॉड कस्टमर ग्रुप्स। सेकंड इज टू बिल्ड पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स विद इंडिविजुअल कस्टमर्स। थर्ड इज to create standardized product offering for mass markets, and fourth is to prioritize sales over customer engagement। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज टू बिल्ड पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स विद इंडिविजुअल कस्टमर्स। सो वन टू वन मार्केटिंग में क्या होता है, हम इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ पर कंपनी का जो गोल होता है दैट इज टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कि जो हमारा कस्टमर है उसे हम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। कैसे? उसकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसको कैटर करके, दैट इज कॉल्ड वन टू वन मार्केटिंग। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is, which characteristic of services makes it hard for customers to know what they are buying before purchasing? तो सर्विस की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से कस्टमर्स को ये समझना मुश्किल हो जाता है, इट इज हार्ड फॉर देम टू नो व्हाट दे आर एक्चुअली बाइंग बिफोर परचेजिंग, जब तक वो उसको कंज्यूम ना कर लें उन्हें पता नहीं चलता है। ऑप्शन है यहाँ पर पर्शिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी या फिर वेरेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी में देखिए क्या है, जो सर्विसेज हैं हमारी उन्हें ना तो आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना उन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो, राइट, ना ही देख सकते हो, राइट। तो सर्विसेज को जब तक आप कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सर्विस जो है वो कैसी है, राइट। तो इसलिए कंज्यूमर को कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट दे आर बाइंग, जब तक कि वो उसको खरीद ना ले। और ये डिपिक्ट करता है एक सर्विस की इंटेंजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटेंजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्वाइंड द टर्म मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स जो हमारी टर्म है इसको किसने क्वाइन किया था, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास फ्लिप कोटलर, नेल बॉर्डन, थियोडोर लेविट या फिर डेविड एकर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मार्केटिंग मिक्स जो ये टर्म है इसको 1953 में क्वाइन करा गया था बाय नेल बॉर्डन, राइट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है मार्केटिंग में। सो आपने याद रखना है कि मार्केटिंग मिक्स इस टर्म को नेल बॉर्डन ने क्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी इन सर्विक्यूल मॉडल। तो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है सर्विस क्वालिटी का, जिसको हम सर्विक्यूल मॉडल बोलते हैं। तो सर्विक्यूल मॉडल में कौन कौन से 5 डायमेंशंस हैं सर्विस क्वालिटी के, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है इंटेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, वेरेबिलिटी, एम्पैथी। सेकंड इज टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी। Third is perishability, responsiveness, assurance, tangibility, and variability. And fourth is reliability, assurance, efficiency, responsiveness, and empathy. So इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy। राइट। तो सर्विकल मॉडल में ये बेसिकली हमारे 5 डायमेंशन होते हैं। टेंजिबिलिटी का मतलब है जो फिजिकल अपीयरेंस है ऑफ फैसिलिटीज एंड पर्सनल, राइट, कि जहां पर आप एक सर्विस को अवेल करने जा रहे हैं उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो एटमोस्फेयर है वो किस तरह का है। रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना विलिंगनेस है एक पर्टिकुलर कंपनी में टू हेल्प द कस्टमर्स प्रॉम्प्टली, राइट। इसके अलावा एश्योरेंस, कन्वेइंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कितना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप कन्वे कर सकते हो कंज्यूमर को। एंड एम्पैथी, यानी कि कितना अच्छे से आप कंज्यूमर को अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हो और उनकी जो नीड है उनको समझ रहे हो। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिवर्स फ्लो चैनल्स। तो रिवर्स फ्लो चैनल्स का प्राइमरी गोल क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, राइट। आपके ऑप्शन है मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर्स टू कंज्यूमर्स, सेकेंड इज हैंडलिंग रिटर्न्स, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग प्रोडक्ट्स, third is selling products at lower prices through intermediaries, and fourth is increasing customer touch points, राइट। सो प्राइमरी गोल हमारे रिवर्स फ्लो चैनल्स का क्या होता है, जो प्राइमरी गोल है रिवर्स फ्लो चैनल्स का, दैट इज द हैंडलिंग रिटर्न्स, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो रिवर्स फ्लो चैनल्स जो है इनका यूज हम रिटर्न के लिए करते हैं, रिसाइकलिंग के लिए करते हैं, और प्रोडक्ट्स के रीयूज के लिए करते हैं, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है और एफिशिएंसी है हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, उसे हम इंश्योर कर सकें। सो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस डिफरेंशिएटर इन कम्पिटिटिव मार्केट्स। सो कम्पिटिटिव मार्केट्स में सर्विस डिफरेंशिएटर कौन सा है ये हमें यहाँ पर बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑफरिंग डिस्काउंट्स, सेकंड इज डिलीवरी स्पीड एंड एक्यूरेसी, थर्ड इज हाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ इज इंक्रीजिंग प्रोडक्ट वैरायटी। तो सर्विस डिफरेंशिएटर क्या होता है, एक मार्केट है जो बहुत ज्यादा कंपिटिटिव है, वहां पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सो आपकी सर्विस को डिफरेंशिएट क्या करेगा, आपकी सर्विस को डिफरेंशिएट करेगा आपकी डिलीवरी की स्पीड और उसकी एक्यूरेसी। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो सर्विस डिफरेंशिएटर में बात करें, सो डिलीवरी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम अदर डिफरेंशिएटर्स की बात करें तो उसमें हमारा रहता है ऑर्डरिंग ईज, कितने अच्छे से आप उसको ऑर्डर कर पा रहे हो, इजीली ऑर्डर कर पा रहे हो। इसके अलावा कस्टमर ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, मेंटेनेंस एंड रिटर्न्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इमोशनल अपील इन एडवर्टाइजिंग इज नॉट कॉमनली यूज। तो एडवर्टाइजिंग में हम बहुत सारी अपील्स को यूज करते हैं, राइट, जिसमें से एक हमारी अपील होती है इमोशनल अपील। तो हमें बताना है कौन सी इमोशनल अपील कॉमनली यूज नहीं होती है। ऑप्शन है हमारे पास ट्रस्ट, ग्लैमर, न्यूट्रलिटी या फिर फैमिली बॉन्ड्स। तो देखिए न्यूट्रलिटी यहाँ पर जो वर्ड है, नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज नॉट एन इमोशनल अपील। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रस्ट, ग्लैमर, फैमिली बॉन्ड्स, हैप्पीनेस, ये सारे हमारे इमोशनल अपील्स होते हैं जिनका यूज कंपनीज करती हैं, जो ऑडियंसेस के साथ उनको डीपली कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो न्यूट्रलिटी से कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, और ये इमोशनल अपील के रूप में यूज नहीं होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉल टू एक्शन इन मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। Options हैं a direct prompt for customer to take an action. Second is a detailed product description. Third is a visual element in an advertisement. And fourth is a guarantee of product quality. So देखिए कॉल टू एक्शंस की अगर हम बात करें तो जनरली ऑनलाइन मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। सो कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना कि वो एक्शन ले, एक डिजायर्ड एक्शन वो ले। जैसे कि आपने बाई नाउ का बटन देखा होगा ऑनलाइन कई बार, राइट, सब्सक्राइब का बटन आप देखते हैं, लर्न मोर का बटन देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें, इसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, राइट। So call to actions they are basically critical in converting audience interest into engagement और sales। तो इनकी हेल्प से कंपनीज अपनी सेल्स को कन्वर्ट कर जो उनकी लीड्स होती हैं उसको कन्वर्ट करती हैं सेल्स में, राइट, ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। और एक तरह से ये जो बटन इस तरह से दिए गए होते हैं, इसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है या फिर बाई नाउ लिखा है, ये डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि जो कंज्यूमर है वो एक्शन ले। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज द मेन गोल ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मेन गोल क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। हमारे ऑप्शन हैं टू मेजर द टोटल सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय योर प्रोडक्ट, सेकेंड इज टू एस्टिमेट द profit customer brings during their relationship with the company, third is to calculate the marketing budget for a campaign, and fourth is to identify potential customers in a new segment। तो अगर हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की बात करते हैं तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि जब तक एक कस्टमर, एक कंपनी का जो कस्टमर है वो रहता है, राइट, उसके लाइफ टाइम में कितनी वैल्यू वो एक कंपनी को जनरेट करके देता है, उसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो बोलते हैं, राइट। ओवरऑल रिलेशनशिप से कितना प्रॉफिट कंपनी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर से जनरेट कर पा रही है, इसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज द प्राइमरी एम ऑफ नेटवर्किंग एज ए सेल्स स्ट्रेटजी। सो नेटवर्किंग का एज ए सेल्स स्ट्रेटजी प्राइमरी एम जो है वो क्या रहता है? ऑप्शंस है हमारे पास, टू ऑफर डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, सेकंड इज टू मीट न्यू प्रोस्पेक्ट्स एंड जनरेट लीड्स, थर्ड इज टू improve प्रोडक्ट क्वालिटी, एंड फोर्थ इज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेटवर्किंग का एज ए सेल्स स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं नए प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने में कि हमें नए कस्टमर्स मिले और वहां से हम जो सेल्स की लीड्स हैं वो हम जनरेट कर सकें और ओवरऑल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड कर सकें कंज्यूमर्स के साथ, राइट? इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग के 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।